सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। लेकिन इसके लेक्चर से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑन बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सीरीज एंड एनर्जी लेवल डायग्राम पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। लेकिन इसको जो है पढ़ाने से पहले, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम को डिस्कस कर देते हैं, तब इसको आपको समझने में और आसानी होगी। ये जो है, ये डायग्राम देखा जाए, इसको क्या कहते हैं, एटम का जो है न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है। और सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से ये जो लाइन जो है, डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं, ये जो हुआ ये इस पर परपेंडिकुलर है और इसको सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस कह रहे हैं। और न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर जो है अल्फा पार्टिकल है, और ये जो है सो फुल लाइन जो है ये शो कर रहा है कि जो है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, जिसके चलते रिपल्सन होता है। और ये जो फुल लाइन जो है इनिशियल डायरेक्शन, उसके बाद जो है सो इसमें रिपल्सन के चलते जो है ये स्कैटर्ड हो जाता है। और ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहे हैं ये स्कैटर्ड डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और ये जो है डॉटेड लाइन ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो मतलब ये एंगल थीटा जो है इसी को एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। यानी कहेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज द एंगल बिटवीन द स्कैटर्ड डायरेक्शन एंड इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। स्कैटर्ड डायरेक्शन और इंसिडेंट डायरेक्शन के बीच जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं, और इसको जो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। और ये जो है लाइन, इसको जो है माना इनिशियल डायरेक्शन जो अल्फा पार्टिकल का है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस सेंट्रल लाइन पर, तब इस मतलब लाइन को जो है, यानी इस बी को जो है, इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। इसी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ से जो खींचा गया इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल से सेंट्रल लाइन पर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर इसको कहते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। यानी कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल माना फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इनिशियल डायरेक्शन का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल काफ़ी दूरी पर हो तब जो है ये बी माना ये जो डिस्टेंस है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। अब जो है, और ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का चार्ज जेडी है, जेड है चार्ज ऑफ, जेड है एटॉमिक नंबर, ई है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी जेडी है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अब जो है, अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। माने प्रॉब्लम फॉर स्कैटरिंग बाय एन इनवर्स स्क्वायर फील्ड सच एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज न्यूक्लियस इन रदरफोर्ड मॉडल, द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर बी एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा इज गिवन बाय। यानी अभी जो टॉप किया इम्पैक्ट पैरामीटर बी और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच जो रिलेशन है, इस रिलेशन को रदरफोर्ड ने डिड्यूस किया, और ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये फार्मूला आपको दे दिया गया है, जहाँ बी को क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर, जेडी है, जेड है चार्ज ऑफ, सॉरी जेड जो है एटॉमिक नंबर है, ई है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, कॉट थीटा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, 4πε0 जो है कूलम कांस्टेंट है, और हाफ एम बी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जहाँ एम है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, भी है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो हाफ एम बी स्क्वायर हुआ यह काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला पर ही माना हमारे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए है, व्हाट इज द स्कैटरिंग एंगल फॉर बी इक्वल टू 0। अगर बी का वैल्यू 0 कर दिया जाए तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक क्वेश्चन ये मांगा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन इम्पैक्ट पैरामीटर डज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एनर्जी। यानी हाफ एम बी स्क्वायर का मान जो है सो अगर बढ़ाया जाए तो क्या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ेगा या घटेगा, ये मांगा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर एट व्हिच द स्कैटरिंग एंगल इज 90 डिग्री फॉर जेड इक्वल टू 79 एंड इनिशियल एनर्जी इक्वल टू 10 MeV। यानी कह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू अगर 90 कर दिया जाए, जेड का वैल्यू 79 कर दिया जाए, और ये जो है क्या कहते हैं, और इनिशियल एनर्जी यानी हाफ एम बी स्क्वायर का वैल्यू जो है 10 MeV कर दिया जाए, तो इम्पैक्ट पैरामीटर का कह रहा है, इसका वैल्यू निकालिए। डी नंबर क्वेश्चन है, यानी फोर्थ नंबर में, व्हाई इज दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट इंटर द फार्मूला एबव बट इट्स चार्ज डज। यानी ये कह रहे हैं इस फार्मूला के अंदर में जो है मास ऑफ द न्यूक्लियस नहीं है, चार्ज तो है, जेडी जो है अभी जस्ट फार्मूला में डायग्राम में दिखा है, जेडी है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस,
तो जेडी तो यहाँ इस फार्मूला में प्रेजेंट है, लेकिन मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है इस फार्मूला में नहीं है। क्यों नहीं है और जेडी क्यों है, ये दोनों का आपको जवाब मांग रहा है कि व्हाई इज दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट एंटर द फार्मूला अबव बट इट्स चार्ज डज। लास्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, फॉर ए गिवन एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल डज द स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज और डिक्रीज विथ डिक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर के मान को जो है सो घटाया जाए, मैंने ये कह रहे हैं फार्मूला में, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर के मान को घटाया जाए तो थीटा का वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ये जो है ये सारे क्वेश्चन का आपको एक एक करके जवाब देना है। मेन है कि ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि दी रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर बी एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा का ये रिलेशन है, ये रदरफोर्ड का फार्मूला हुआ। इस फार्मूला के आधार पर सारे क्वेश्चन का आपको जवाब बनाना है। अब हम 1 बाय 1 करके सबका हम आंसर को माने सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ लिखा सॉल्यूशन, ये डायग्राम दे देने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो है थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और बी को कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब देखा जाए इन रदरफोर्ड मॉडल द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा इज गिवन बाय बी इक्वल टू जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन हाफ एम बी स्क्वायर। जो अभी जस्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ फार्मूला उसी को लिखा है। अब क्वेश्चन मांग रहा है अगर बी के वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब इस फार्मूला में देखा जाए बी को छोड़ करके मैंने बी को 0 कर दिए तो बाकी जो है कॉट थीटा बाय 2 को छोड़ करके सारे टर्म यहाँ कांस्टेंट है। जेडी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलम कांस्टेंट है, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ लिख भी दिया है कि सिंस ऑल अदर क्वांटिटीज आर फाइनाइट सो कॉट थीटा बाय 2 यानी टोटल का टर्म 0 है तो कॉट थीटा बाय 2 0 हो जाएगा। और कॉट का वैल्यू जानते हैं कि कॉट थीटा बाय 2 0 का मतलब कॉट 90 हुआ, तो थीटा बाय 2 इक्वल टू 90, सो थीटा इक्वल टू 180 हुआ, यानी थीटा का वैल्यू कितना हुआ 90 × 280। तो व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0 द अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री। यहाँ देखा जाए ये डायग्राम में भी अगर थीटा का वैल्यू जो है, अगर यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू हम 180 कर देते हैं तो अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते पर जाएगी उसी रास्ते से रिटर्न हो जाती है। और यानी कहेंगे 180 डिग्री से यह स्कैटर्ड हो जाता है, या जिस रास्ते पर अल्फा पार्टिकल जा रही है उसी रास्ते पर रिटर्न हो। कब, जबकि बी के वैल्यू को 0 कर दिया जाए। तो यही लिखा है इस जवाब में कि व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0 द अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री और अल्फा पार्टिकल रिवर्स बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते पर जाती है उसी रास्ते पर रिटर्न हो जाती है। ये ए का जवाब हुआ। अब बी का जवाब बना रहे हैं। फॉर ए गिवन इम्पैक्ट पैरामीटर डज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एनर्जी। यानी कह रहे हैं कि किसी खास माना इस इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए हाफ एम बी स्क्वायर का मान, काइनेटिक एनर्जी का मान अगर बढ़ाया जाए तो थीटा के वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग बी नंबर को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। लिख रहे हैं बी, इसका आंसर में लिखा बी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ बी, यानी बी कांस्टेंट है दिया हुआ है, तो जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन हाफ एम बी स्क्वायर। और ये कह सकते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर जो है कॉट थीटा बाय 2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। ये दोनों जो है सो आमने सामने हो जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर इंक्रीज है। यदि हाफ एम बी स्क्वायर इंक्रीज करता है तो कॉट थीटा बाय 2 भी इंक्रीज करेगा। हाफ एम बी देखिए हेंस एज हाफ एम बी स्क्वायर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा बाय 2 इंक्रीजेज एंड हेंस द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल स्कैटरिंग थीटा डिक्रीजेज। कॉट में अगर कॉट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका एंगल घट रहा है, तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, थीटा डिक्रीज करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं दस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डिक्रीजेज, थीटा डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एनर्जी। यानी एनर्जी का मान को बढ़ाया जाए तो थीटा का मान क्या होता है, थीटा का मान घटता है। ये लिखें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग एंगल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एनर्जी। ये बी का जवाब हुआ। अब हम सी पर आ रहे हैं। सी क्वेश्चन देखा जाए क्या, फिर से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर एट विच द स्कैटरिंग एंगल इज 90 डिग्री फॉर जेड इक्वल टू 79 एंड इनिशियल एनर्जी इक्वल टू 10 MeV। ये जो अब हम लोग सी नंबर को जवाब दे रहे हैं। आइए सी का यहाँ लिखा थीटा, यहाँ जो ये तो फार्मूला है बी इक्वल टू जो अभी वहाँ क्वेश्चन में है दिया हुआ जी डी स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन 0 हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ थीटा का वैल्यू हमको 90 सब्स्टिट्यूट करना है, जेड का वैल्यू 79 क्वेश्चन में दिया और काइनेटिक एनर्जी का मान 10 MeV दिया हुआ है। हाफ एम बी स्क्वायर का मान डायरेक्ट दे दिया 10 MeV। तो मैंने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जानते हैं 10⁻6 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल बना देते हैं और इसको 10 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, इसको सिंप्लीफाई किया तो E इक्वल टू हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻12 जूल हुआ गया एनर्जी का वैल्यू। अब इस सारे मान को हमको इस फार्मूला में बैठाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, निकालना बी। आपको सी में पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर
व्हेन एनर्जी इज गिवन हियर, तो हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू हम बैठा दिया यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻12, और ये जो है कूलम कांस्टेंट जानते हैं कि 9 इंटू 10⁹ होता है, 1/4πε0 का भाग, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे। ये कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹, और जेड का वैल्यू 79 है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का होल स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू 90 है, तो यहाँ 90 मतलब θ/2 45 डिग्री हो जाएगा। और इसको सॉल्व किया तो 9b = 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इतना, और ये हो गया 1.137 × 10⁻14 मीटर। ये जो है इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू निकला। यानी जो क्वेश्चन जो 3rd नंबर था, यानी सी में जो है ये पूछा गया है, सी नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर एट व्हिच द स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री, जेड 79 एंड इनिशियल एनर्जी को 10 MeV। अब चाहिए 4th में, यानी डी, व्हाई इज इट मास ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट इंटर द फार्मूला। इस फार्मूला के अंदर जो फार्मूला दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें न्यूक्लियस का मास नहीं है, बट इट्स चार्ज डज, लेकिन उसका चार्ज है, तो क्यों है और वो क्यों नहीं है, तो उसी का जवाब आपसे मांगा जा रहा है। इसका जवाब हमने यहाँ सॉल्व किया है, यहाँ लिखा है, यहाँ ध्यान से देखिए अब इस पर। ये तो मेरा मेन फार्मूला हुआ, ये जो फार्मूला। अब इस फार्मूला से हम लिखते हैं cot θ/2 = 4πε0 इतना। अब इसमें देखा जाए, अगर हम कह रहे हैं स्कैटरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज रहेगा, यानी ये जो है आप अभी डायग्राम में भी दिखाए कि इसमें जो है सो ये जब न्यूक्लियस में चार्ज रहेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज के चलते ना स्कैटरिंग हो रहा है। अगर चार्ज ही नहीं रहेगा तो स्कैटरिंग होगा कहाँ से? तो पहले हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि उसको दिखा रहे हैं कि चार्ज है या नहीं। ये कह रहे हैं कि स्कैटरिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, लेकिन अगर हम जेड को 0 कर देंगे तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस नहीं होगा। तो उसको देखकर देखते हैं, तो जेड = 0, तो cot θ/2 = क्या होगा, माना ये इन्फिनिटी, मतलब ये जो है जेड 0 कर देंगे। यहाँ देखा जाए, यहाँ जितने टर्म है सारे कांस्टेंट है, और 1/z, जेड 0 कर देंगे तो समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, यानी cot θ/2 इन्फिनिटी हुआ, और मैंने इन्फिनिटी का वैल्यू cot 0, और यह कह सकते हैं कि θ/2 = 0, इसका मतलब θ = 0 डिग्री। यानी अगर जेड 0 कर देंगे तो स्कैटरिंग एंगल 0 हो जाता है। स्कैटरिंग एंगल 0 होने का मतलब स्कैटरिंग हो ही नहीं रहा। दिस मीन्स दैट स्कैटरिंग डज नॉट अकर व्हेन न्यूक्लियस कैरीज नो चार्ज। अगर न्यूक्लियस पर चार्ज ही नहीं रहेगा तो स्कैटरिंग होगा ही नहीं। तो ये चीज़ को मना, इसलिए मतलब स्कैटरिंग होने के लिए जो है ये कह रहे हैं कि चार्ज का होना जरूरी है, और इसी के लिए इसको जो है प्रूफ किया गया। अब दूसरा है कि मास ऑफ द न्यूक्लियस जो है डज नॉट इंटर द फार्मूला, मैंने चार्ज का होना जेडी तो रहेगा, लेकिन मास ऑफ द न्यूक्लियस क्यों नहीं है? तो उसमें कह रहे हैं कि मतलब न्यूक्लियस को जो है, और इसको अल्फा पार्टिकल के चलते न्यूक्लियस को जो है सो कांस्टेंट अस्थिर मान लिया गया, वह रेस्ट में है। वही लिखा है, द मास ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट इंटर द फार्मूला बिकॉज रिक्वायल ऑफ द न्यूक्लियस इज बीइंग इग्नोर्ड। मैंने न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच जो है रिक्वायल को जो है उसको जो है सो मैंने इग्नोर किया गया। बिकॉज द रिक्वायल ऑफ द न्यूक्लियस इज बीइंग इग्नोर्ड, दैट इज न्यूक्लियस इज सपोज टू बी रेस्ट ड्यूरिंग इट्स इंटरेक्शन विथ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच, ये जो डायग्राम में दिखाए थे, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच जो इंटरेक्शन है, इसको जो है सो क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। तो इसीलिए करके जो है सो यहाँ सपोज किया गया है कि मास ऑफ द न्यूक्लियस डज नॉट इंटर द फार्मूला बिकॉज रिक्वायल ऑफ द न्यूक्लियस इज बीइंग इग्नोर्ड, दैट इज न्यूक्लियस इज सपोज टू बी रेस्ट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विथ अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है तो न्यूक्लियस को जो है सो वहाँ रेस्ट में मान लिया गया है, इसलिए मास ऑफ द न्यूक्लियस को जो है उस फार्मूला में इंटर नहीं हुआ। अब है लास्ट में ये जो है ई नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखा गया, फॉर गिवन एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज द स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज और डिक्रीज विथ डिक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर के मान को घटाया जाए तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा या घटेगा, किसी माना खास एनर्जी प्रोजेक्टाइल के खास एनर्जी के लिए अगर हम इसको जो है इम्पैक्ट पैरामीटर के मान को घटाते हैं तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ेगा या घटेगा, ये इसका हमको जवाब देना है। ये जवाब यहाँ लिखा है, यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ लिखे फॉर गिवन एनर्जी, पहले ये फार्मूला देखा जाए। ये कह रहे हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर के मान को घटाया जाए तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा इस फार्मूला के अनुसार। तो अगर बी के मान घटता है तो cot θ/2 का मान भी घटेगा। वही लिखे, फॉर गिवन एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल द डिक्रीज इन इम्पैक्ट पैरामीटर
इम्पैक्ट पैरामीटर में डिक्रीज होने का मतलब है कि डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ कॉट थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है कॉट थीटा बाई टू छोड़ करके। हेंस एन इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा, यानी कॉट थीटा बाई टू घट रहा है, इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि कॉट में अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका एंगल घटता है। हेंस फॉर गिवन एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एज द इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीजेज द स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेज। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर घटेगा तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेज। कब, जब इम्पैक्ट पैरामीटर का मान घटता है। और ये तो हुआ मैथमेटिकली दिखाए, और अभी आपने थ्योरेटिकली भी देखा है, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का मान धीरे धीरे घटेगा तो थीटा का मान क्या होगा, बढ़ता है। इसीलिए करके एज इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीजेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही चीज यहाँ लास्ट में ये लिखा, क्या लिखे कि फॉर गिवन एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एज इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीजेज स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेज। और यही सभी का जो है 1 by 1 करके जवाब दिया। अब इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं।